आईसिस ने अपने पूरे इतिहास में एक भी इंसान को माफ नहीं किया था, एक भी नहीं। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली को उन्होंने कैमरे के सामने मारा, जापानी नागरिक केंजी गोटो को जिंदा जलाया, हजारों यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाया। जो भी उनके हाथ लगा उसका एक ही अंजाम हुआ। लेकिन 5 जुलाई 2014 को कुछ ऐसा हुआ जो आईएसआईएस के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 46 लोगों को जिंदा, सुरक्षित और बिना एक खरोंच के चुपचाप वापस कर दिया। कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई मांग सार्वजनिक नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, बस चुपचाप छोड़ दिया। 46 भारतीय महिलाएं, केरल से आई हुई नर्सें, और दुनिया हैरान रह गई कि यह हुआ कैसे। इसका जवाब एक आदमी के पास था। उस आदमी का नाम था अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। उस मिशन की फाइलें आज भी बंद हैं। अजीत डोभाल इराक गए, आईएसआईएस से किसी तरह बात हुई और 46 नर्सें वापस आ गई। लेकिन ये बात कैसे हुई, किन शर्तों पर हुई, क्या वादा किया गया, क्या दिया गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानी उन 23 दिनों की है जो 46 जिंदगियों ने आईएसआईएस के साये में गुजारे, और उस ऑपरेशन की जिसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। 2014 की शुरुआत में इराक दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका था। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक ऐसी ताकत बनकर उभरी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 9 जून 2014 को आईएसआईएस ने मोसुल पर कब्जा किया, जो इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इराकी सेना की 2 पूरी डिवीजन बिना लड़े भाग गई। हजारों सैनिकों ने वर्दी उतार दी और शहर छोड़ दिया। आईएसआईएस के पास अब टैंक थे, तोपें थीं और अमेरिकी हथियार थे जो इराकी सेना छोड़ गई थी। मोसुल के बाद वो तिक्रित की तरफ बढ़े। तिक्रित यानी सद्दाम हुसैन का गृह नगर, इराक के उत्तर में एक रणनीतिक शहर। और उसी तिक्रित के एक सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल में 46 भारतीय नर्सें काम कर रही थीं। ये नर्सें केरल से आई थीं। 30 नर्सें अगस्त 2013 में वहां पहुंची थीं और 16 और नर्सें फरवरी 2014 में। उन्हें $750 प्रति माह की तनख्वाह का वादा किया गया था। घर से दूर एक अजनबी देश में एक अजनबी भाषा के बीच वो अपना काम कर रही थी। मरीजों का इलाज, शिफ्ट ड्यूटी और हर महीने घर पैसे भेजना। उन्हें लगता था कि अस्पताल एक सुरक्षित जगह है, कि दीवारें उन्हें बचाएंगी, कि वर्दी उनकी पहचान होगी। लेकिन जून 2014 में जब आईसिस की फौज तिक्रित की तरफ बढ़ी तो न दीवारें काम आई, न वर्दी, न अस्पताल का नाम। 12 जून की रात को पहली बार गोलियों की आवाजें आईं, ग्रेनेड के धमाके हुए। नर्सें दूसरी मंजिल पर थीं। इराकी नर्सें और स्टाफ समझ गए कि अब रुकना खतरनाक है। वो चुपचाप अपने घर निकल गए। स्थानीय पुलिस पहले ही जा चुकी थी। अस्पताल की सुरक्षा में तैनात इराकी सैनिक जून से कुछ दिन पहले ही चले गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकारी भी निकल गया। जो बचे वो थीं सिर्फ ये 46 भारतीय नर्सें। उनके पास न जाने का रास्ता था, न स्थानीय संपर्क था, न स्थानीय भाषा आती थी। वो फंसी हुई थी और शहर में आईएसआईएस आ चुका था। 13 जून की सुबह तक आईएसआईएस के लड़ाके अस्पताल की पहली मंजिल पर थे। नर्सें दूसरी मंजिल पर दुबकी हुई थीं। नीचे से बूटों की आवाजें आ रही थीं, हथियारों की खनखनाहट थी और उस भाषा की आवाजें थीं जो नर्सें नहीं समझती थीं। उसी सुबह नर्सों ने 2 फोन किए। पहला बगदाद में भारतीय राजदूत अजय कुमार अंबन को, दूसरा केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी को। राजदूत ने कहा कि स्थिति पर नजर है। चांडी ने कहा कि रास्ते बंद हैं, कहीं मत जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं, और फोन कट गया। नर्सें वापस उसी कमरे में थीं, उसी डर के साथ, उसी अनिश्चितता के साथ। दिन बीतते गए, खाना कम होता गया। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक बार खाना पहुंचाया, लेकिन वो भी बाद में नहीं आया। टेलीविजन बंद हो गया, फोन में इंटरनेट जाता रहा। अस्पताल के बाकी मरीज धीरे धीरे चले गए, वार्ड खाली होते गए और सिर्फ नर्सें थीं और उनके आसपास आईएसआईएस के लड़ाके जो उन्हें देख चुके थे। जानते थे कि ऊपर 46 भारतीय महिलाएं हैं। एक नर्स ने बाद में बताया कि रात को सोना बंद हो गया था क्योंकि नीचे से आवाजें आती रहती थीं। वो हर सुबह यही सोचती थीं कि आज क्या होगा, और हर रात यही दुआ करती थीं कि कल तक कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। 29 जून 2014 को आईएसआईएस ने औपचारिक रूप से अस्पताल पर कब्जा कर लिया। नर्सों को पहले तहखाने में भेजा गया। आईएसआईएस ने शुरुआत में उन्हें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब वो सिर्फ घेरे में नहीं थीं, वो बंधक थीं, एक ऐसे संगठन की कैद में
जो दुनिया भर में बंधकों को मारने के लिए जाना जाता था, जो महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए जाना जाता था, जो कैमरे के सामने लोगों की हत्या करने के लिए जाना जाता था। उन 46 नर्सों के जहन में यही सब चल रहा था और बाहर से कोई खबर नहीं आ रही थी। नई दिल्ली में उसी वक्त हलचल मच गई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार 26 मई को शपथ लेकर अभी 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाई थी। पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट सामने था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक उच्च स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई जिसमें MEA इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारी शामिल थे। केरल के मुख्यमंत्री ओमवन चांडी दिल्ली पहुंचे और सुषमा स्वराज से 2 बार मिले। सुषमा ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 18 फोन कॉल्स की, अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से, खाड़ी देशों के अधिकारियों से और उन लोगों से जिनके नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुए। हर घंटे अपडेट लिया जा रहा था, हर संभव रास्ता खोजा जा रहा था। लेकिन असल समस्या यह थी कि ISIS किसी सरकार को नहीं मानता था। कोई राजनयिक चैनल उन तक नहीं पहुंच सकता था। संयुक्त राष्ट्र का कोई असर नहीं था। अमेरिका हवाई हमले कर रहा था और फिर भी ISIS रुक नहीं रहा था। तो भारत क्या करे? एक देश जिसके पास इराक में कोई सैन्य मौजूदगी नहीं थी, जिसकी ISIS से कोई सीधी बातचीत का रास्ता नहीं था। यहाँ भारत ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो न तो अखबारों में छपा न संसद में बताया गया। एक रास्ता जो सिर्फ तब काम करता है जब आपके पास सही लोग हों, सही संपर्क हो और सही तजुर्बा हो। खाड़ी देशों में रहने वाले कुछ प्रमुख मलयाली NRI व्यापारियों से संपर्क किया गया। ये वो लोग थे जिनके मध्य पूर्व में गहरे कारोबारी संबंध थे, इराक और सीरिया के अलग अलग गुटों तक जिनकी पहुंच थी। इनमें से एक नाम था ओमान स्थित रियल एस्टेट कारोबारी PNC मेनन का। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमवन चांडी ने बाद में सार्वजनिक रूप से माना कि इन NRI व्यापारियों ने इस रेस्क्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन MEA ने उनके नाम कभी नहीं बताए क्योंकि उनकी पहचान उजागर होने से उनकी जान को खतरा हो सकता था। यह वो अनौपचारिक नेटवर्क था जो सरकारी दस्तावेजों में कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन जिसके बिना यह ऑपरेशन शायद कभी कामयाब नहीं होता। और फिर 25 जून 2014 को अजीत डोभाल खुद इराक पहुंचे। यह एक पूरी तरह गोपनीय मिशन था। मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, कोई सरकारी काफिला नहीं था, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बाहर वो देश था जहां ISIS के लड़ाके बगदाद से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर थे, जहां इराकी सरकार खुद डरी हुई थी, जहां अमेरिका जैसी महाशक्ति हवाई हमले करके भी ISIS को नहीं रोक पा रही थी। और भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा अधिकारी उस जमीन पर उतरा था। डोभाल का उद्देश्य था जमीनी हालात को सीधे समझना, इराकी सरकार के उच्च अधिकारियों से मिलना और उन चैनलों को सक्रिय करना जो सिर्फ एक अनुभवी खुफिया अधिकारी ही जानता है। अजीत डोभाल कोई साधारण अधिकारी नहीं थे। उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया था। दुश्मन की भाषा बोली थी, दुश्मन के कपड़े पहने थे, दुश्मन के बीच रहकर भारत के लिए काम किया था। 1988 में उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ISI एजेंट बनकर खालिस्तानी आतंकियों में घुसपैठ की थी। उनके हथियारों का नक्शा बनाया था और सुरक्षा बलों को वो जानकारी दी थी जिससे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कामयाब हुआ था। 1999 में जब IC 814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था, तब वो तालिबान के सामने मेज पर बैठकर बातचीत करने वाले 3 भारतीय अधिकारियों में से एक थे। 33 साल की खुफिया सेवा, 15 से ज्यादा विमान अपहरणों में भारत की तरफ से बातचीत। यह वो आदमी था जो इराक गया था और जो काम वो करके आए उसका एक भी शब्द आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जून के आखिरी दिनों में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने शायद इन 46 जिंदगियों को बचाया। जब नर्सों ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस के साथ तिकरित से निकलने की कोशिश करने का प्रस्ताव रखा तो भारत सरकार ने मना कर दिया। ओमवन चांडी ने बाद में खुद इसकी पुष्टि की और कहा कि उन्होंने नर्सों को सलाह दी थी कि रेड क्रॉस के साथ मत जाओ, वो रास्ता सुरक्षित नहीं है। ISIS उस काफिले पर हमला कर सकती है। यह एक जोखिम भरा फैसला था। नर्सें वहां रुकना नहीं चाहती थीं। केरल में उनके परिवार हर घंटे फोन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा रुको, और यह फैसला सही निकला। 3 जुलाई की रात को ISIS ने
नर्सों को तिक्रित से मोसुल ले जाने का आदेश दिया। एक बस आई, नर्सों को उसमें बैठाया गया। रास्ते में चेकपोस्ट थे, हथियारबंद लड़ाके थे। नर्सों को नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। मोसुल ISIS का सबसे मजबूत गढ़ था। दिल्ली में यह खबर पहुंची और पल भर के लिए सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि मोसुल से निकालना और भी मुश्किल होता। डोभाल और उनकी टीम के जरिए कुर्द अधिकारियों तक सीधा संवाद बन चुका था। यह तय हो चुका था कि अगर नर्सों को ISIS से निकाला जा सका तो उन्हें इरबिल ले जाया जाएगा, जो कुर्दिस्तान की राजधानी थी और ISIS के नियंत्रण से बाहर थी। 4 जुलाई 2014 को ISIS के लड़ाकों ने नर्सों को मोसुल क्षेत्र में भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। दस्तावेजों की जांच हुई, सभी 46 नर्सें सुरक्षित थीं। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें इरबिल की तरफ रवाना किया। इस हस्तांतरण की असली शर्तें क्या थीं? यह सवाल आज भी बिना जवाब के है। क्या कोई फिरौती दी गई? क्या कोई वादा किया गया? क्या किसी तीसरे देश ने दबाव डाला? MEA ने कहा कि वो उन मध्यस्थों की पहचान नहीं बताएगा जिन्होंने यह काम किया। अजीत डोभाल ने कुछ नहीं कहा और यह जानकारी आज भी आधिकारिक रूप से बंद है। 5 जुलाई 2014 की सुबह एक स्पेशल फ्लाइट एयरबिल से उड़ी। उसमें 46 नर्सें थीं और 130 और भारतीय नागरिक, जिन्हें इराक से निकाला जा रहा था। फ्लाइट मुंबई में रुकी रिफ्यूलिंग के लिए और फिर कोच्चि। नर्स मरीना जोस ने फ्लाइट से पहले कहा था, हमें नहीं लगता था कि हम वापस आ पाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, छुआ तक नहीं। 23 दिन, यही था उन 23 दिनों का सार एक वाक्य में। 5 जुलाई की दोपहर से पहले जब वो विमान कोच्चि उतरा तो केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी खुद वहां थे, परिवार वाले थे। 23 दिनों की वो प्रतीक्षा खत्म हुई थी। नर्सें रो रही थीं, परिवार वाले रो रहे थे। जो डर उन्होंने उन 23 दिनों में महसूस किया था, वो उस एक पल में बह निकला। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। MEA ने सिर्फ इतना कहा कि नर्सें सुरक्षित वापस आ गई हैं। जो मध्यस्थ थे उनके नाम नहीं बताए गए। जो शर्तें तय हुईं वो सार्वजनिक नहीं की गईं और अजीत डोभाल ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जो बात कभी मीडिया में नहीं आई वो यह थी कि उसी वक्त 39 भारतीय मजदूर जो मोसुल में ISIS के कब्जे में थे वो नहीं बच पाए। वो निर्माण कार्यकर्ता थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। उनके परिवार भी इंतजार करते रहे। सुषमा स्वराज ने बार बार संसद में कहा कि वो जीवित हैं। मार्च 2018 में इराकी अधिकारियों ने बधुश गांव के बाहर एक पहाड़ी पर खुदाई की। 38 शव मिले। DNA जांच हुई। 39 भारतीय मजदूरों की ISIS ने हत्या कर दी थी। 46 नर्सें बचीं, 39 मजदूर नहीं बचे। एक ही संगठन, एक ही वक्त, दो बिल्कुल अलग नतीजे। यह फर्क क्यों था? इसका जवाब भी शायद उसी बंद फाइल में है। इस ऑपरेशन के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो टुकड़ों में जाना जाता है। कुछ अखबारों में छपा, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया, कुछ नर्सों ने कहा, लेकिन पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं आई। अजीत डोभाल इराक में क्या बात करके आए, किससे मिले, क्या वादा किया, ISIS को क्या दिया या क्या कहा, यह किसी सार्वजनिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है। एक सफल खुफिया ऑपरेशन की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि दुनिया को यह भी न पता चले कि कोई ऑपरेशन हुआ था। ISIS ने उन 46 महिलाओं को छोड़ा क्यों? यह सवाल आज भी किसी दराज में बंद है। अजीत डोभाल जानते हैं और वो बताएंगे नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी और सच्ची अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और एक क्लिक से आप हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले देख पाएंगे। जय हिंद।